नमस्कार, भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंटरव्यू, जिसमें हर बार एक नए चेहरे से हम आपकी पहचान कराते हैं। और आज हम जिस चेहरे से आपको रूबरू कराने वाले हैं, उनकी भाषण शैली बड़ी ही मुखर है और प्रभावशाली है। युवा अवस्था के दौरान ही उन्होंने राजनीति में अपनी अलग छाप बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष और काला पीपल के विधायक कुणाल चौधरी जी की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। धन्यवाद कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और इसके साथ शुरुआत करूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एमटेक, बीटेक जैसी बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास हैं, साथ ही साथ क्रिकेट का भी आप शौक रखते हैं, तो इंजीनियरिंग के बाद सीधे राजनीति में प्लेसमेंट कैसे हुआ आपका? योग से योग की बात होती है। एक जीवन में मैं मानता हूँ कि डेस्टिनी में आपके तय भी होता है कहाँ पहुँचना है। आप जिस ओर चलेंगे उस ओर अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। तो मेरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फादर मेरे जॉब में थे और लगभग मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अधिकारों की लड़ाई लड़ा करता था। लगभग वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान भी लोगों के अधिकारों की, ग्रीन कार्ड पॉलिसी की मैंने पहली बार लड़ाई लड़ी, जिसके लिए लोगों को 58 लाख रुपए मिले। उसके बाद कोशिश करी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, लोगों के लिए लड़ना, और योग सहयोग बनते गए। जिसे कहते हैं ना, योग सहयोग की राजनीति में एक योग सहयोग के द्वारा आदमी बनता है, तो वही योग सहयोग बनते गए, लोगों का साथ मिलता गया। फिर राहुल जी ने एक नया सिस्टम यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का लेके आए और इलेक्शन से मुझे लगा कि नेता बनो नेता चुनो का उन्होंने नारा दिया था। मैंने कहा हम भी बन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो लोगों का साथ मिला, समर्थन मिला और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक। मतलब आप राजनीति की शुरुआती दौर से ही अपने आप में कड़े संघर्ष से जुड़े रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि राजनीति में शासन के 1.5 साल की, तो अगर हम जो सरकार का जो 1.5 साल गुजरा, उसमें क्या उपलब्धियां हैं जो हमने हासिल की हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के पहली बार एक नए बदलाव की बयार आई थी। कई सालों बाद एक नया व्यक्तित्व को देखा था, नई सरकार को देखा था और लोगों के अंदर एक अपेक्षा है सरकार से ज़्यादा थी। और जिस प्रकार से प्रदेश मिला था, उन परिस्थितियों में बेहतर कैसे प्रदेश में परफॉर्म करे, ये इस हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेता जो माननीय कमलनाथ जी ने करके बताया। जो उन्होंने हमने वादे करे थे, जिन बातों को लेके गए थे, क्योंकि इस प्रदेश की विविधताओं को पहले हमने समझा था, कमलनाथ जी ने समझा था, और उसी के माध्यम से कृषि आधारित हमने बात करी थी कि ऋण माफ़ी का हमने कार्यक्रम शुरू करा था। एक गरीब की पेंशन 300 हुआ करती थी, उसे 600 रुपये पहुँचाने का काम करा था। यहाँ पे प्रदेश में जो बेटियों की बात हमेशा होती थी, पर उनको हमेशा शादियों में नकली बर्तन और नकली चांदी दी जाती थी, उसे 51,000 रुपये डायरेक्ट नगद पहुंचाने का काम किया था। गाय पे राजनीति तो आपने बहुत देखी होगी और हमेशा गाय पे लोगों को पिटते देखा होगा बात कर, पर गाय के लिए कैसी सेवा होती है, ये गौशालाओं का निर्माण करके। और एक अलग युद्ध, मतलब ग्वालियर चंबल में जिस प्रकार से नकली दूध की आवक होती थी, नकली मावे की आवक होती थी, आपके हर मसाले तक में नकली चीज़ें मिलती थी, तो शुद्ध का जो युद्ध का अभियान चलाया था, उसको एक नई दिशा के साथ। और सबसे बड़ा अभियान था माफिया मुक्त मध्य प्रदेश, कि आज जो प्रदेश में कई लोग थे जिनके प्लॉट फंसे हुए थे, कई लोग माफियाओं से परेशान थे अलग, तो उस माफिया के खिलाफ अभियान। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ कि इस मध्य प्रदेश के युवा को भरोसा था कि उसे मध्य प्रदेश में रोजगार मिलने लगेगा, मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। एक नए मध्य प्रदेश की तरफ हमने कोशिश चालू करी थी, पर योग सहयोग है, किस्मत थोड़ा बात है। और जो चंद लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लोकतंत्र को बेचा, उन्होंने कहीं ना कहीं उन पूरी चीज़ों को पूरा नहीं होने दिया। पर अभी फिर उपचुनाव के बाद आएंगे और कहीं ना कहीं फिर वापस उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वो तजुर्बे की अगर हम बात करते हैं, तो कमलनाथ सरकार की हम बात करते हैं कि बहुत तजुर्बेकार सरकार है। लेकिन इसके साथ एक सवाल मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में देखते हैं, तो हम शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार में से किसको बेहतर मानते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आज जिस तरह के आपात के दौर हैं, बाढ़ जैसी समस्या में भी शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा क्षेत्रों में जाकर के देखा जा रहा है, जन सुविधाओं को देखा जा रहा है, जन व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। लेकिन कमलनाथ जी की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का गठन और योजनाओं का गणन करने के साथ साथ कभी जन दौरा हमने उनका नहीं देखा, ना सुना है। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री का काम क्या है? क्या सिर्फ टिफिन लेके घूमते रहने का काम है कि प्रदेश को चलाने का काम है?
सिस्टम जब वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चीज़ें काम करेगी। इस बार जिस तरह से आपातकाल में फंसे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हैं, ये सरकार का बड़ा फेलियर है। जब हमें अलर्ट्स पहले से मिल रहे थे तो हमने उसके दौरान चेतावनियों को करके उनको बाहर क्यों नहीं निकाला। इससे पिछली बार भी बाढ़ आई थी जब कमलनाथ जी की सरकार ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से लोगों को फंसने ही नहीं दिया था कि जिस प्रकार की स्थिति, क्योंकि बाढ़ तब भी आई थी, पानी तब भी बहुत ज़्यादा गिरा था, पर हमने उस चीज़ से आकलन, और जो मेरे खुद के क्षेत्र में सबसे पहली बाढ़ आई थी तो 5वें दिन अगर खाते में मुआवजा पहुंचने का काम हुआ था तो खोखरा और खरदोन में हुआ था कि एक गांव में 5 करोड़ रुपए 5वें दिन लोगों के खाते में पहुंच सकता है। इससे बड़ा आश्चर्य नहीं। ये सिस्टम चलाने की बात होती। कभी भी मुख्यमंत्री का सिर्फ ये काम कि मैं इधर घूम लूँ उधर घूम लूँ, ये काम नहीं होता। मुख्यमंत्री को पूरी सरकार कैसे चले, कैसे सिस्टम वर्क करे, कैसे कर्मचारी अधिकारी वर्क करे और कैसे पूरे लोग नीचे तक के नेटवर्क के साथ काम करें, सिर्फ दिखावे के लिए या इधर झूठी घोषणाओं करने के लिए। क्योंकि आज किसान ये सड़क पे घूम रहे हैं पर किसान बीमे के लिए परेशान है, ये सड़क पे घूम रहे हैं पर किसान को अभी तक गेहूं के पैसे नहीं मिले, ये सड़क पे घूम रहे हैं पर जो लोगों को भोजन मिलना चाहिए, मतलब जो आपदा में हैं, जिनको बाढ़ में फंसे, उन्हें भोजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, राशन नहीं पहुंचा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके घूमने का फायदा क्या। सिर्फ पर्यटन करने से प्रदेश नहीं चलता, प्रदेश चलता है इकबाल के साथ चलता है। प्रदेश को चलाना पड़ता है और सिस्टम बनाना पड़ता है, जो सिस्टम कमलनाथ जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कि आज तक इस मध्य प्रदेश में किसी ने बनाया। जैसा सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमने कुछ समय पहले ज़रूर सुना था कि 2 लाख रुपए जो किसानों के लिए कर्जा माफ़ी की बात हम कर रहे थे, तो उसमें ये आरोप भी लगता है कि वो सिस्टम हमारा फेल हुआ, जिसमें हमने सरकार के दिग्गज द्वारा ये भी सुना था कि अगर ये सिस्टम फेल होता है तो मुख्यमंत्री को भी निरस्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो योजना विफल हुई है। मुझे लगता है जितना दुष्प्रचार उसके बारे में किया गया कि फेल हुई। मैं किसान परिवार का लड़का हूँ, मेरी खुद की खेती है, मैं क्षेत्र में सारे किसान हैं, ये दावे से कह रहा हूँ 2 लाख तक के जो जिनको बीजेपी डिफाल्टर किसान कहती थी और कांग्रेस पार्टी कालातीत, बेसिक कर्जा माफ उसका होना था, उसका 2 लाख तक का कर्जा पहली बार में माफ हो गया। फिर कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी ने सोची कि जो रेगुलर भरते हैं उनकी क्या गलती, तो उनका भी हमने माफ़ करना शुरू करा, जिसमें 50,000 तक का पहली किस्त में माफ़ करा, फिर 1 लाख तक का दूसरी किस्त में माफ़ करा और इसके आगे का हमारा काम चल रहा था। क्योंकि लगभग 50,000 करोड़ रुपए बेहतर तरीके से निचले स्तर तक पहुँचे, लोगों को पैसे मिले। हमने जिनका कर्जा 2 लाख तक का जो कालातीत थे उनको रीफाइनेंस तक कर दिया, 1 लाख तक के थे उनको रीफाइनेंस तक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। मेरे साथ चलिए, मैं क्षेत्र में लेके चलता हूँ कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ और योजना चालू होने का मतलब राहुल जी ने पहला जो साइन किया था कमलनाथ जी ने, वो किसान कर्जा माफी पे था। मैं वहीं पे उस दौरान खड़ा था जो मेरे सामने कमलनाथ जी ने साइन किया था। और पहली सोच कि एक तरफ वो सरकार थी जिसने 15 साल में किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी, नंगा करके किसान को मारा, किसान पे कर्जा चढ़ाया। हमने किसान के कर्जे माफी के लिए कदम बढ़ाया तो कोई गलत काम कर दिया? ये लोग बात करते हैं, बात करने से कुछ नहीं होता। इस प्रदेश की उस विविधता को समझ के उनको राहत पहुंचाने की बात अभी भी मतलब मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। अभी वहाँ पे कह रहे हैं कि 6 तारीख को बीमा डलेगा। वो बीमा जो पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने उसका अंशदान दिया था, किसानों ने अपना भरा था और उसका बीमा आ रहा है, तो आज उसकी भी कि मैं 6 तारीख को डाल रहा हूँ। तो झूठ से सरकार चलाना और इकबाल से सरकार चलाना दोनों में अंतर है। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ 2 लाख तक का कालातीत जिनका कर्जा था वो माफ़ हो चुका है। पहली बार रेगुलर किसानों का कर्जा माफ़ करने की ओर अग्रसर थे और 1 लाख तक का वो भी कर दिया है। कुछ जगह पे बचा होगा, बाकी 2 लाख तक के 80% किसानों के कर्जे माफ़ हो चुके हैं। इस तरह से हम बात कर रहे हैं कर्ज माफ़ी की, अभी एक और दौर हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसा बड़ा संकट, मतलब देश ही नहीं, हम इसको वैश्विक महामारी के रूप में देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार की राजनीति में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो सुविधा के अनुसार हैं या विफल हैं? आपकी राय? पूरी तरीके से सरकार विफल है, क्योंकि मुझे लगता है देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी जी जिन्होंने समय से पहले इस कोरोना पे चेताया था। उन्होंने जनवरी में लोग सरकार से आग्रह किया था कि कोरोना एक वैश्विक महामारी आ रही है, इससे हमें सचेत रहना चाहिए। इस देश में सिर्फ 21 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम उस समय उन जगहों पे ध्यान दे देते तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमें पूरे साधन संसाधन बंद करने पड़ रहे हैं, हमें बंद नहीं करने पड़ते। फिर इसके बाद उन्होंने कई बार उसको चेताया, तो उस समय वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है देश के, उन्होंने उनका माखोल उड़ाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने में व्यस्त थे, तो नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे, और कहीं ना कहीं फिर जाके देखा तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त है। और उसके बाद एकदम आनंद फानंद में लॉकडाउन कर देना।
देश की विविधताओं को समझे बगैर इस देश में निर्णय लेना कि मतलब मुझे शाम को 7 बजे कोई काम आता है, याद आता है और मैं 8 बजे उसमें निर्णय ले लेता हूँ, पर इस देश की विविधताओं को समझना पड़ेगा। आर्थिक रूप से देश मर चुका है। आपने 500 केस से आज लगभग 37 लाख केसों तक आप पहुंच चुके हो। लगातार निर्णय सिर्फ आप लेते जा रहे हो, वो भी भ्रष्टाचार की बुझाद आती है। इस मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, एक कोरोना पेशेंट जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए निकलते हैं। मैं खुद कोरोना पीड़ित था, मैंने हमीदिया में जितना उपचार लेना था वो लिया, फिर होम आइसोलेशन का लिया, मैं 5,000 रुपये में ठीक हो गया और उसी के 2.5 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो लगभग एक बड़ा घोटाला इसमें, मतलब आपदा में अवसर कैसे समझा जाए और किस तरीके से बिगर प्लानिंग के, क्योंकि कुछ आपका प्लान होना चाहिए, कुछ आपकी क्या सोच है कि हम कैसे मेडिसिन की तरफ बढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसके ऊपर रिकवर करेंगे, क्योंकि ना तो कोई तैयारी है, जब जो मन में आता है वो निर्णय लिए जाते हैं। और इसके ऊपर अगर कोई सही बात बताने को तैयार है कि उसके ऊपर चेताने को तैयार है इसका क्या सुधार हो सकता है, तो सुधार नहीं, हट धर्मिता के साथ सरकार काम कर रही है कि IIT JEE जैसी एग्जाम जब 500 केस थे तब आपने नहीं कराई और आज 37 लाख केस हो गए तो उन बच्चों को आप एग्जाम कराने ले जा रहे हैं। किस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो अभी सरकार पूरी तरीके से विफल है और आपदा में लूट सके तो लूट का एक अवसर उन्होंने बनाया है। मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, घोटालों की बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि आपने व्यापम जैसा बड़ा मुद्दा भी उठाया था और आपने भू माफिया जैसे घोटालों पर भी बात की थी। तो अगर हम बात करते तो अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप कड़े होकर के काम करने वाले हैं? मूल मुद्दा जो इस प्रदेश का है कि नौजवानों की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान है और सबसे बड़ी चुनौती भी हम लोगों के सामने है कि सबसे ज़्यादा नौजवानों को रोजगार कैसे दें। आज रोज रोजगार देने वाली सरकार के नाम से आने वाले लोग रोज रोजगार कम हो रहे हैं। लगभग देश के अंदर 20 से 21 करोड़ रोजगार 20 से लॉकडाउन में ख़त्म हो चुके हैं। आप GDP को देखेंगे तो -23% जाना एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। प्रदेश की बात करूं तो जो बेरोजगारी दर पिछली शिवराज जी की सरकार में 8% थी, कमलनाथ जी की सरकार में 4% कम होकर आ चुकी थी, वो आज 28% तक बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। आज मूल मुद्दा रोजगार का है। जो सरकारी संस्थाएं उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है। यहाँ पे सारी सरकारी संस्थाओं के अंदर हर व्यवस्था को, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के रोजगार की व्यवस्था हो, हर चीज़ को ख़त्म करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती है ये लोगों को, जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होती है, नौजवानों को रोजगार के लिए होती है। उन सब चीज़ों को बंद करके सरकार सिर्फ इसमें लगी है कि कैसे हम इनके अलावा इसको लूटने का काम करें और जनता को जो राहत देनी है उसकी बजाय हम लोग लोगों को लूटने का काम करें। तो मूल मुद्दा है कि नौजवानों को रोजगार दो, आज दो, अभी दो, और रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। सरकार से रोजगार की बात करते तो आत्मनिर्भर की बात करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है, खुद रोजगार देने की बात किस तरफ सरकार चलेगी इसकी तरफ ना ब्लूप्रिंट है ना कोई तरीका, सिर्फ कैसे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की। जिस तरह से आपने कहा कि युवाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम युवाओं के रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करते हैं युवाओं की, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि भारत का युवा राजनीति से थोड़ा सा वंचित है, राजनीति में आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये राजनीति की रूढ़िवादिता है, या ये कहें कि कहीं ना कहीं आधुनिक विकास को अगर हम देखें तो युवाओं के ना आने पर हम छिन्न भी कर रहे हैं। की बड़ी फौज है देश के अंदर, राजनीति में बड़ी फौज। जैसे 2009 का आप UPA का मंत्रिमंडल देखेंगे, आज कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में मेरे साथ के, मेरे यूथ कांग्रेस की बॉडी के करीब 15 विधायक हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मुझे गौरव भी होता है कि जिन लोगों ने साथ में काम किया, कई लोग मंत्री भी बने। तो ये राजनीति में, पर मेरा युवाओं से भी आग्रह। कई लोग राजनीति को कहते हैं ये खराबी है, मेरा कहना है कि जब तक आप निकलेंगे नहीं, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति में जैसा व्यक्ति, पद व्यक्ति से शोभित होता है, जैसा व्यक्ति रहेगा वैसे पद शोभित होंगे। और नौजवानों के लिए हर जगह अवसर है, जहां करना हो बेहतर रूप से करें और बेहतर रूप से काम करें। और राजनीति में भी बेहतर है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप सिर्फ अलग अलग लोगों के एस्पेक्ट रहते हैं, इस हिसाब से लोगों का, पर राजनीति में मेहनत भी है। और मेहनत राजनीति में नहीं, हर जगह है, जहां आप अपना काम करते हैं, आप अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, मैं अपना करता हूं, मैं दिन रात मेहनत, हर व्यक्ति के अपने अपने कामों में मेहनत है। मेहनत बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो मेहनत के बिना संभव नहीं है सफलता। इस बात से तो मैं बिल्कुल तजुर्बा रखती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने देखा आपकी राजनीति का जो दौर रहा वो बड़ा संघर्षमय रहा, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, राजनीति के बहुत सारे पहलुओं को देखा है। कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसी बात जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया?
देखिए, मुझे राजनीति में, मैंने आपको बताया, मैं योग सहयोग से, क्योंकि मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, पर योग बनते गए जिसके माध्यम से मैं राजनीति को बदलाव के अंदर राजनीति में कहीं ना कहीं आने का काम हुआ। मैंने जिस प्रकार से देखा कि प्रदेश के अंदर जब स्थितियाँ बदली, जब देश के अंदर स्थितियाँ बदली और देश के अंदर जब परिस्थितियाँ हुई, मतलब मैं देश में जब राजनीति में आया, पहले मैं जीतू पटवारी जी की बॉडी में प्रदेश का प्रवक्ता बना। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला था, राजनीति में घूमता था, करता था। मुझे बेहतर लगा कि मध्य प्रदेश को घूम के समझने की, मैंने इस उम्र में लगभग 230 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की, उन्हें 10-10 बार घूमने का काम किया। जब उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष की दौर की शुरुआत करी, फिर राहुल जी का एक मुझे वो भाषण याद है, नेता बनो नेता चुनो वाला, जिसने मुझे माइंड पे स्ट्राइक करा कि कहीं ना कहीं नौजवानों के लिए भी अवसर है, हमें भी मेहनत करना चाहिए। तो मैंने उस ओर फिर 2009-10 के बाद सोचना शुरू करा, काम करना शुरू करा, फिर लगातार मेहनत के साथ पूरे प्रदेश में। फिर मुझे सबसे बड़ा वाकया याद है कि 2013 में जब मैं अध्यक्ष बना, तो उसके बाद आम चुनाव हुए। आम चुनाव में 2013 के बाद भी सरकार हमारी नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर लगभग सरकारें आ गई थी, दिल्ली में आप आ गई थी, कई लोग घबराहट में थे। 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था। फिर मुझे 2 दिन बाद लगा कि मैंने कहा अपने घबराने की ज़रूरत नहीं, अपन तो लड़ो, संघर्ष करो। तो फिर मैंने 3 दिन बाद व्यापम के ऊपर पहला प्रोग्राम रखा, तीसरे दिन बाद। लोगों ने उस समय आश्चर्य करा कि 3 दिन सरकार तीसरी बार की गई और आप आंदोलन की बात करो। मैंने कहा अब सरकार चली गई। फिर 8 जनवरी को मैं 1 महीने बाद जब पहला सत्र लगता, विधानसभा घेरा, वो लगभग 7 दिन के लिए हम लोग जेल चले गए। हमने बहुत लोगों के साथ विधानसभा घेरा व्यापम के लिए, सीबीआई जांच की मांग को लेके। तो उस समय जब लोगों के फ़ोन आते थे कि मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, पर वो संघर्ष का दौर मुझे आज भी याद है कि वो चाहे जेल के 7 दिन हो, चाहे पहले दिन संघर्ष करने की शुरुआत हो, तो कई ये दौर हैं जिनकी बड़ी यादें हैं, कई लाठी चार्ज हैं, कई आंसू गैस के गोले हैं जो याद रहते हैं। और इस संघर्ष के दौर में उसका एक अलग आनंद है। संघर्ष से राजनीति निखरती है, तो आप बेहतर रूप से समझते हो, बेहतर रूप से आप कैसे काम कर सकते हैं। जैसे बेहतर रूप से काम करने की बात की जा रही है, आगे आने वाले उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो क्या नई तरीके अगर हम कहें सरकार के हैं, जिससे हम कहते हैं कि बेहतर विकास हम देंगे सरकार के माध्यम से? जो हमारा वचन पत्र दिया था कि हम बेहतर लोगों के लिए काम करेंगे, जैसे हमने पेंशन 1000 करने की बात कही थी, हम 300 से 600 से पहुंचा चुके हैं। हमारी सरकार आएगी, हम उसे 1000 करेंगे। हमारा जो 2 लाख तक का कर्जा 1 से 2 लाख का बचा है, उसे भी देने का काम करेंगे। हमने जो वादे करे हैं, वचन पत्र दिया, उसे पूरा करेंगे। हम जनता को कोशिश करेंगे कि कैसे वचनों के ऊपर अपने सरकार को लेके आने का काम करें। और अभी सबसे बड़ी हम लोग जो काम कर रहे हैं कि ये चुनाव नॉर्मल चुनाव नहीं है। नॉर्मल उपचुनाव कब होता है? जब कोई विधायक मर जाता है। पर इनकी ये व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं मरे, पर इनने अपने जमीर को बेच के इंसानियत को, लोकतंत्र को मारने का काम किया है। तो हम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रदेश और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज आगे आना होगा। कि कई लोग, जब विधायक कुणाल चौधरी बना तो कुणाल के घर के 90,000 वोट नहीं थे, जनता ने वोट दिए थे। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, पार्टी की रीति नीति को देख के वोट देता है। पर अगर आप उन्हें बेच दोगे, अपनी रीति नीति को बेच दोगे, जनता के जनादेश को बेच दोगे, तो इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जनता हराएगी। आज हम जनता के साथ खड़े और जनता से आग्रह है, हमने जो काम किया है आपके सामने, बेहतर हम क्या करेंगे आपके सामने है। पर इस समय लोकतंत्र की बचाने के लिए इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर इस लोकतंत्र को गद्दारी करी। क्योंकि ये विधायक बने तो अपने आप को बादशाह समझने लगे। विधायक एक सेवक होता है और जनता का गणतंत्र में गण होता है जिसको जनता चुनती है। पर उस गण ने अपने गणतंत्र के लोगों के अधिकारों को बेचने का काम किया। तो जनता से आग्रह, हमने जो बेहतर 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का काम किया था, जो बेहतर पेंशन की बात करी थी, बेटियों की शादी की, जो हमने काम किया उसे देख के वोट दे जनता। और इन्हें जो लोकतंत्र को हटाने का काम किया है, लोकतंत्र को कत्लेआम करने का काम किया, इनके खिलाफ पूरी ताकत से जनता हमारा। जिस तरह से हम देखते हैं कि आप जिस तरह से भी बात करते हैं, भाषण देते हैं, लोगों की बड़ी भीड़ होती है, लोगों के बीच आपकी चर्चाएं हैं। आपके क्षेत्र की अगर बात करते तो खेतों में जाके महिलाओं के पैर छूने की भी बातें हमने देखी थी, सुनी थी। जिस तरह से आपकी चर्चाओं के साथ आपकी लोकप्रियता है, उसके पीछे क्या एक वजह आप मानते हैं जो आपकी कार्य क्षमता में आपको सबसे बेहतर बनाती है? मैं एक नॉर्मल व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ और मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं, तो मैं उसी तरीके का हूँ जो मेरे खेत में परिवार में पे लोग बैठते थे, मैं उनके साथ बैठता था। आज मेरे ये दूसरे परिवार के लोग हैं, तो ये मेरे एक विधानसभा मेरे लिए एक परिवार है।
और मैं वहाँ पे नेता के रूप में नहीं जाता हूँ, एक बेटे के रूप में जाता हूँ, एक भाई के रूप में जाता हूँ, एक दोस्त के रूप में जाता हूँ, एक परिवार के सदस्य के रूप में कोशिश करता हूँ कि सुख में शामिल हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ, पर जब मेरे क्षेत्र का आदमी विपदा में रहे, व्यक्ति विपदा में रहे, उस समय कैसे मैं उनके साथ खड़ा रहूँ, कैसे उन्हें संबल दे पाऊँ, कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं बेहतर उनके साथ। तो ये सब परिवार का स्नेह है, लोगों का, और उन्हीं के स्नेह से, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक सड़क का संघर्ष था मैं, तो मुझे लोगों ने साथ दिया, समर्थन दिया, और उसी के माध्यम से मुझे सदन में पहुंचाया। तो मेरी कोशिश है कि उनकी चीज़ उन्हीं को अर्पण, और उनके साथ मैं कैसे एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करूं। जिस तरह से हम युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं और युवा के रोजगार को लेकर, उनके आत्मनिर्भरता को लेकर काम करते हैं, अगर हम युवा को संदेश देना चाहते हैं कि ये एक भारत के विकासशील रूप में आगे बढ़े, तो क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। आपदा है, पर इसमें भी अवसर को तलाशिए। सोचिए, जब देश नीचे जा रहा है, जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियों में देश है, हम कैसे इसे बेहतर आगे ले जाने का काम करें, और देश को आगे बढ़ाते हुए इस देश को तरक्की पे ले जाए, और अपने आप को रखते, अपने परिवार का ध्यान में रखते हुए कैसे हम आगे बढ़े, और किसी भी परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आएंगी, उन चुनौतियों से घबराते हुए की बजाय हम जब उनसे आगे, विपदा से आगे बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं हम देश के विकास में योगदान देंगे, अपना भी विकास करेंगे और देश का भी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि जब हम स्वयं का विकास करेंगे तभी तो देश का विकास करेंगे। ये थे हमारे साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी और काला पीपल के विधायक। जी हाँ, इस बात से आज ये बात तो सार्थक होती है कि जब फैसला किया है ऊंची उड़ान का, तो कद क्यों देखना आसमान का। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें भास्कर न्यूज़ के साथ। नमस्कार। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नया मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे या अध्यादेश लाएंगे? नए मेहमान। कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, केवल सरगर्भित विश्लेषण। आपको ऐसा नहीं लगता है हर पहलू पर करेंगे चिंतन। आप FIR तो कर नहीं पाते हैं, आप सांप्रदायिकता फैलाते हैं। नई बात क्या है कि आपने इस मुद्दे को तिल का ताड़ और रस्सी का सांप बना दिया। नहीं, देखिए हमारी खास पेशकश मंथन, रात 8 बजे मेरे साथ। एक कलम, कुछ कागज और बहुत सारे विचार। हाँ, यही है कवि दरबार। देखिए मेरे साथ हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ भास्कर न्यूज पर। कौन क्या लिखता है, खबरों में क्या बिकता है, कौन क्या दिखाता है, कौन कैसा दिखता है, देखिए हमारे साथ सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता। नाकारा सिस्टम की कारगुजारियों पर करूंगा करारी चोट, देखिए खोट पे चोट। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath